पहले की रानी। एक थी रानी। क्योंकि राजा की मौत एक हादसे में हो गई थी, रानी को ही राज्य संभालना पड़ रहा था। रानी का नाम था रानी रश्मिवती। रानी ईमानदार थी और प्रजा की सेवा में लगी रहती थी। एक दिन उसके दरबार में 3 नौजवान आए, रमेश, सुरेश और दिनेश। कहो, क्या सहायता कर सकती हूं मैं तुम्हारी? हम आपके दरबार में काम करना चाहते हैं ताकि जनता की सेवा कर सके। लेकिन अभी तो तुम्हारी उम्र बहुत छोटी है। तुम लोगों को तो अभी अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। हमारा मन पढ़ाई में नहीं लगता। माता पिता को लगता है कि हम किसी के लायक नहीं है और हम साबित करना चाहते हैं कि हम लायक हैं। उत्साह बहुत अच्छा है, मगर अभी उम्र कच्ची है तुम लोगों की। अरे उम्र से क्या होता है रानी जी? शास्त्रों में लिखा है कभी किसी के ज्ञान को उसकी उम्र के आधार पर नहीं देखना चाहिए। बात तो सही है तुम्हारी। और अगर सच में तुम अगर ये संकल्प करके आए हो कि तुमको यहाँ काम करना है, तो पहले परीक्षा देनी पड़ेगी। 3 परीक्षा, एक शारीरिक परीक्षा, एक बुद्धि की परीक्षा और एक देशभक्ति की परीक्षा। और ये क्या है? वो मंत्री महोदय तुम्हें समझा देंगे। हमारे पास समय नहीं है। अगर तुम लोग तैयार हो तो बताओ। हाँ हाँ, हम तैयार है किसी भी परीक्षा के लिए। मैं भी तैयार हूँ कुछ भी कर गुजरने के लिए। तो ठीक है मंत्री जी, आप इन तीनों की परीक्षा कल से ही शुरू कर दीजिए। जो आज्ञा रानी साहिबा। अगले दिन से ही तीनों की परीक्षा शुरू हो जाती है। पहले शारीरिक परीक्षा, यानी किस में कितना है दम, ये देखेंगे हम। क्योंकि शरीर में दम होगा तभी तो प्रजा की सेवा में दम लगा पाओगे। हमें क्या करना होगा? वो पेड़ दिख रहा है, जो सबसे पहले चढ़ेगा उस पे दरबार में नौकरी पाने के अवसर उसी के बढ़ जाएंगे। मैं चढ़ता हूँ। अरे रुको रुको, गिनती गिनने दो। 1, 2, 3। 3 की गिनती के बाद रमेश और सुरेश भागकर पेड़ के पास गए, मगर दिनेश आराम से पेड़ के पास गया। जैसे ही रमेश और सुरेश आधे पेड़ तक चढ़ गए, दिनेश ने उन दोनों की टांग पकड़ के उन्हें नीचे गिरा दिया और खुद पेड़ पर चढ़ गया। दिनेश की जीत हुई। अरे लेकिन इसने बेईमानी की। बेईमानी नहीं की, बुद्धि लगाई। शरीर के दम के साथ दिमाग में भी दम होना चाहिए। क्यों मंत्री जी? हाँ हाँ, बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन बात अगर बुद्धि की है तो बुद्धि की असली परीक्षा हम कल लेंगे। शाम को जाकर मंत्री रानी को सब बता देते हैं। यानी दिनेश उन सब में ज्यादा होशियार है। जी रानी साहिबा। अगले दिन तीनों की बौद्धिक परीक्षा का समय होता है। आज हमें क्या करना है मंत्री जी? थोड़ा सब्र करो, कल जल्दबाजी में ही हारे थे तुम। सही कह रहे हैं मंत्री जी। अरे तू क्यों ज्यादा बोल रहा है? तू भी तो हारा था ना कल। ए दिनेश, ज्यादा होशियार मत बन। अरे अरे अरे, लड़ो मत। आज की परीक्षा पर ध्यान दो। आज की बौद्धिक परीक्षा में ये कुछ बोरे हैं, कुछ में नमक है और कुछ में रुई। जिसको जो ले जाना है उठा लो। देखते हैं कि कौन जल्दी से कोई भी एक बोरा नदी के उस पार लेकर जाता है। समय शुरू होता है अब। तीनों बोरों की तरफ बढ़ते हैं। सुरेश, नमक की बोरी भारी है, ले जाने में मुश्किल होगी। हाँ हाँ, सही कह रहा है, रुई हल्की है, हम दोनों रुई लेकर चलते हैं। अरे भाई, मैं तो नमक लेकर जाऊंगा। रमेश और सुरेश ये सोचकर हंसते हैं कि आज तो दिनेश हार ही जाएगा। दौड़ शुरू होती है। 1, 2, 3। तीनों नदी की तरफ भागते हैं। रुई में वजन कम होने के कारण रमेश और सुरेश आगे निकल जाते हैं और दिनेश थोड़ा पीछे। पर जैसे ही वो सब नदी में जाते हैं, दिनेश की बोरी का नमक गलने लगता है और वजन कम हो जाता है, जबकि रमेश और सुरेश की रुई में पानी भर जाता है और बोरी का वजन बढ़ जाता है।
अरे ये इतनी भारी क्यों हो गई रमेश? अरे मुझे क्या पता, शायद जादुई बोरी है। अरे लगता है कि हम बेवकूफ बन गए। बने नहीं हो, तुम हो ही बेवकूफ। इतना तो पता होना चाहिए कि पानी में नमक गल जाएगा। दिनेश का पूरा नमक गल जाता है और बोरी खाली हो जाती है। वो जल्दी से रेस पूरी कर लेता है। इस परीक्षा के विजेता भी दिनेश ही हैं। उसने दिमाग लगाकर दिखा दिया कि वो बौद्धिक परीक्षा में भी रमेश और सुरेश से आगे है। अब कल तुम्हारी देशभक्ति की परीक्षा होगी, जो स्वयं रानी मां लेंगी। रात को फिर मंत्री रानी के पास जाकर बता देते हैं कि आज की परीक्षा में कैसे दिनेश ने अक्लमंदी दिखाई और बौद्धिक परीक्षा में भी उसी की जीत हुई। अरे वाह, दिनेश तो हमारे बहुत काम आ सकता है। हम उत्साहित हैं कल की परीक्षा के लिए। वो तो ठीक है रानी साहिबा, लेकिन हमने सुना है कि पड़ोसी राज्य का राजा आकाशदीप हमारे राज्य की सीमा में घुसपैठ कर रहा है। ये तो चिंता की बात है। हमें जल्द ही कुछ करना चाहिए। अगले दिन रमेश, सुरेश और दिनेश अपनी आखिरी देशभक्ति की परीक्षा के लिए दरबार में आते हैं। प्रणाम रानी साहिबा। नमस्कार रानी जी। प्रणाम रानी माँ। हमने तुम्हारी परीक्षा पर गौर किया। दिनेश आगे हैं। हम तुम तीनों में से किसी दो को ही दरबार में काम दे सकते हैं। किसी एक को आज जाना होगा। तो देशभक्ति की परीक्षा के लिए तैयार हो? पूरी तरह से। मैं तीनों से एक ही सवाल करूंगी। जिसका जवाब सबसे सही लगेगा उसे तो नौकरी मिल ही जाएगी। फिर दूसरे सबसे सही जवाब देने वाले को भी काम मिलेगा। आप लोगों का समय शुरू होता है अब। ज्यादा सोचने का समय नहीं होगा। जो मन में पहली बात आए उसका जवाब दे। तो सवाल यह है कि तुम इस मिट्टी के लिए क्या कर सकते हो? मैं इस मिट्टी को साफ रखूंगा। यहाँ के लोगों के भोजन की कमी को मैं पूरी करूंगा। मैं यहाँ के लोगों को गले लगा लगा के उनको खुशी दूंगा रानी माँ, और गरीबों के लिए घर बनवाऊंगा। मैं इस मिट्टी के लिए किसी की जान भी ले सकता हूँ रानी माँ। मंत्री, दिनेश को एक तलवार दो। जी रानी जी। दिनेश, पड़ोसी राज आकाशदीप की जान तुम्हारे हाथ में है। जाओ, अपना काम पूरा करो। आज रात को तुम उस पर हमला करोगे जब वो सो रहा होगा। दिनेश वहां से चला जाता है। रानी मां, ये आपने क्या किया? अभी किया नहीं है मंत्री जी। आप आकाशदीप को संदेशा भिजवाओ कि पड़ोसी देश का एक कातिल रात को उन पे हमला करेगा और दिनेश को पकड़वा दो। अरे, ये आप क्या कह रही हैं? और क्यों कर रही हैं आप ऐसा? राजा को लगेगा कि हमने उसकी मदद की, उसकी जान बचाकर। वो हमारे राज्य का पीछा छोड़ देगा और हमारा एहसानमंद हो जाएगा। और दिनेश का क्या होगा? इस राज्य को दिनेश जैसे शातिर और लड़ाकू लोगों से ज्यादा जरूरत है, ऐसे लोगों की जो लोगों को खाना खिलाने की और खुश करने की बात करे। और ये गुण सुरेश और रमेश में है। इन्हें नौकरी दे दो। दिनेश बहुत चतुराई से नौकरी हड़पना चाहता था, जिसके लिए उसने रमेश और सुरेश जैसे दोस्तों का भी नुकसान किया। पर रानी ज्यादा चतुर निकली। उसने एक तीर से दो निशाने लगाए। दिनेश जैसे खूंखार युवक को राज्य से बाहर करवा दिया और पड़ोसी राजा आकाशदीप को अपना एहसानमंद कर लिया। पूरा दरबार रानी की जय जयकार कर रहा था। बचपन में मम्मी पापा की मृत्यु के बाद से ही गौरव अपने दादा दादी के साथ रहता है और वही दोनों उसकी पूरी दुनिया होते हैं। उनके सारे सपने पूरे करते हुए जॉब लगते ही गौरव मीनू से शादी कर लेता है। मीनू, मेरा ख्याल रखो ना रखो, पर प्लीज मेरे दादा दादी का बहुत अच्छे से ध्यान रखना। तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, अब वो मेरा भी परिवार है। इसके साथ वो दोनों मिलकर घर और चारों मिलकर एक दूसरे की खुशियां संभालने लगते हैं। देखते ही देखते महीने बीत जाते हैं और फरवरी शुरू हो जाता है
जिसके आते ही सोशल मीडिया पर वैलेंटाइन की बातें शुरू हो जाती है। और इसको देखकर दादी गौरव और मीनू को वैलेंटाइन पर घूमने जाने के लिए कहती हैं। अरे ओ गौरव, तू मीनू को लेकर कहीं घूमने क्यों नहीं जाता? अरे नहीं दादी, हमें कहीं नहीं जाना। अरे पगला गया है क्या? यही उम्र है घूमने की। वैलेंटाइन आ रहा है, जाओ दोनों कहीं छुट्टी मना कर आओ। दादी की बात पर दोनों पति पत्नी हैरानी से उन्हें देखने लगते हैं। दादी, आपको वैलेंटाइन के बारे में कैसे पता? मुझे क्या पागल समझा है? अरे मैंने सोशल मीडिया पर सब देखा है। ये प्यार करने वालों का दिन होता है ना। दादी, तुम्हें इंटरनेट सिखाना हमें ही परेशान करेगा, सोचा नहीं था। अरे तो वो गलत क्या बोल रही है? हमेशा तुम दोनों हमारे पास रहकर सेवा में लगे रहते हो। ना शादी के बाद कहीं घूमने गए और ना ही अब जाने के लिए तैयार हो। अरे अपनी पूरी जिंदगी में तुम्हारे दादा ने पहली बार कोई अक्लमंदी की बात की है, उसे तो मान लो बच्चों। दादी, आप क्यों बेचारे दादू की टांग खिंचाई करती रहती हो? अरे वो हमारा मैटर है, तुम ये बताओ जा रहे हो या नहीं? दादी, हमें आपके साथ रहने में ही खुशी मिलती है। अरे तो हम कौन सा छोड़कर जाने के लिए बोल रहे हैं? बस घूमने जाओ और वापस आओ बच्चों। इस पर हंसकर दादा की बात टालते हुए मीनू और गौरव वहां से चले जाते हैं। लेकिन दादी अगली सुबह एक बार फिर दोनों को टोकती है। अरे क्यों रे चंपू, कहाँ घूमने जाएगा, कुछ सोचा क्या? दादी, वैलेंटाइन दूर है। ऐसा बोलकर गौरव घर से बाहर और मीनू रसोई में चली जाती है। ये बात बता कर गया है या तुम्हें धमका कर? तुम भी ना ज्यादा मजे मत लो और चुपचाप मेरे सिर में तेल लगाओ। जी मोहतरमा, जब से शादी हुई है चुप ही तो हूँ। दादा दादी की ये प्यार भरी नोकझोंक सुन के रसोई के दरवाजे पर खड़ी मीनू हंसने लगती है, जिसे देख दादा दादी भी हंसने लगते हैं। वैसे आप दोनों ने मुझे कभी अपनी लव स्टोरी नहीं सुनाई। अब क्या बताए बेटा, जिस दिन तुम्हारी दादी से मिले बस उसी दिन से हमारा तेल निकल गया। देखो वही तो इनके सिर में लगा रहा हूँ। वैसे आप वो भी ठीक से नहीं लगा रहे। अरे इनका तो काम ही है काम चोरी करना। शैतान, दादा दादी के बीच पंगा कराती है। सॉरी, पर क्या करूं, आप दोनों हो ही इतने क्यूट और ऐसी प्यार भरी नोकझोंक करते हुए ज्यादा क्यूट लगते हो। सब हंसने लगते हैं और इस उम्र में भी दादा दादी का ऐसा प्यार देख मीनू मंत्रमुग्ध हो जाती है। दादू दादी, इतना प्यार तो मैंने अपने घर के लोगों में भी कभी नहीं देखा जो इस पूरे घर में है। इसी पर मीनू के दिमाग में आइडिया आता है और शाम को गौरव के घर वापस आती ही वो उससे बात करती है, जिस पर दोनों बहुत खुश होते हैं। और इसी तरह देखते देखते वैलेंटाइन वीक भी शुरू हो जाता है, जिसे वो सब मिलकर कभी फूलों तो कभी चॉकलेट के साथ बहुत खुशी से सेलिब्रेट करते हैं। और इसी तरह वैलेंटाइंस डे भी आ जाता है। अरे अब तो वैलेंटाइन भी आ गया, बता दो कहीं जा भी रहे हो या नहीं? जाएंगे, लेकिन हम नहीं। हैं? फिर कौन जा रहा है? आप दोनों। हम क्यों? अरे तुम दोनों पगला गए हो क्या? इस उम्र में बूढ़ा बूढ़ी को घूमने भेजोगे? हाँ, लाइफ में पहली बार तुम्हारे दादाजी ने कुछ सही बात बोली है। अरे तुम दोनों की उम्र है, जाओ घूम कर आओ। हम बूढ़ों के पीछे क्यों पड़ गए हो? दादी, मैंने बचपन से आप दोनों को सिर्फ काम करते हुए देखा है। कभी मेरा स्कूल, कभी कॉलेज, तो कभी जॉब या शादी। आप दोनों की पूरी दुनिया मेरे इर्द गिर्द ही रह गई है। और जैसे आपकी कहानियां सुनी है, आप लोग ऐसे नहीं थे। बस मम्मी पापा के जाने की वजह से मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी में ऐसे बन गए।
इसीलिए ये वैलेंटाइन आप दोनों अपने उन्हीं प्यार भरे पुराने दिनों को याद करते हुए अपने उस प्यारे से बनाए घर में बिताएंगे, जिसे आप सालों पहले गौरव की बेहतरी के लिए शहर शिफ्ट करते हुए गांव में पीछे छोड़ आए थे। बच्चों की बात और विचार सुन दादा दादी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आजकल के समय में जहाँ बच्चे दादा दादी को बोझ या बूढ़े हैं कुछ भी बोलते हैं समझकर पीछे छोड़ देते हैं, तुम दोनों ने हमारे लिए इतना सोचा वही बहुत बड़ी बात है। ऐसे बच्चे हमें मिले, हमारे लिए दुनिया में इससे बड़ा सुख नहीं। और तुमने मुझे ये भी बता दिया कि सोशल मीडिया सब कुछ सही नहीं बताता। देखना, उसने मुझे बस यही इंफॉर्मेशन दी कि वैलेंटाइन कपल्स के लिए होता है, पर आज तुम दोनों ने मुझे समझाया कि ये प्यार भरा दिन हम हर उस इंसान के साथ सेलिब्रेट कर सकते हैं जिसे हम प्यार करते हैं या जो हमसे प्यार करता है। इसलिए अब से हम सब अपना ये वैलेंटाइन और आने वाले सारे वैलेंटाइन गांव जाकर पुरानी मीठी यादों को जीते हुए उनके साथ अपनी नई कहानियों को जोड़ते हुए मनाएंगे। रिया और रितु काफी अच्छे दोस्त थे। दोनों की आपस में खूब बनती। दोनों एक ही ऑफिस में काम किया करती थी। रिया रितु को अच्छा दोस्त मानती, लेकिन रितु... अरे रिया, तुम लोगों का अपना मकान नहीं है, क्यों नहीं तुम और नरेंद्र भी हमारी कॉलोनी में ही मकान ले लो? हाँ यार, आइडिया तो अच्छा है, लेकिन इतने पैसे आएंगे कहाँ से? अरे हमारे होते हुए तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। रुको, मैं अपने दूर के एक भाई से बात करती हूँ। उसका यही काम है, लोगों को घर दिलाना। थोड़ा सा कमीशन लेता है, लेकिन मार्केट के रेट से कम दामों में घर भी दिला देता है। अरे वाह, तुम अपने भाई से बात करो, मैं नरेंद्र से बात करती हूँ। रितु रिया के जाने के बाद अपने भाई को फोन करती है। अरे भाई, कोई मकान बिक रहा हो तो बताओ, मेरी एक सहेली को चाहिए। अरे है ना, पूरे 40 लाख का है। ओ भाई, ठीक है, फिर मैं उसे 45 लाख का बोलूंगी। दोनों मिलकर 5 लाख का आधा आधा बांट लेंगे, ठीक है? रितु रिया को मकान दिला देती है, लेकिन एक दिन उसका नया मकान देखने नरेंद्र की बहन आती है। अरे भैया, मकान तो अच्छा है, कितने का लिया? तुम्हारी भाभी की सहेली ने दिलवाया है, बड़ा ही ठीक रेट में मिल गया नीरू, सिर्फ 45 लाख का। तभी नीरू का पति बोलता है, नरेंद्र, ये तो बहुत महंगा है। मेरे दोस्त ने भी यही मकान सिर्फ 38 लाख में लिया है। चलो मैं तुम्हें उनके घर ले चलता हूँ। दोनों नरेंद्र की जीजाजी के दोस्त के घर जाते हैं, जहां उन्हें रितु का भाई मिल जाता है। क्या बात है, आपने हमें धोखे से महंगा मकान बेचा है। पता है कितनी मेहनत की कमाई का पैसा है। अब ये तो आप उन मैडम से पूछे जिन्होंने आपको ये मकान दिलाया है, उनके कहने पर ही मैंने ये रेट लगाया था। अब नरेंद्र को रिया पर गुस्सा आ जाता है। वो रिया को कहता है, रिया, तुम्हारी सहेली रितु तो एक नंबर की चालबाज और धोखेबाज निकली। मैंने उसके कहने पर इस मकान के 7 लाख ज्यादा खर्च किया है। रिया को भी नरेंद्र की बात सही लगती है। वो चुप हो जाती है। अगले दिन रितु रिया से मिलती है। रितु, मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। तुमने 38 लाख का मकान 45 लाख में हमें बिकवा दिया। रितु अपनी पोल खुलती देख जोर जोर से रोने लगती है। अरे मैंने क्या बुरा कर दिया, तेरा भला ही तो सोचा था। अरे तुझे उस प्रॉपर्टी डीलर की बात पर भरोसा है, लेकिन अपनी सहेली पर नहीं। रिया को रितु के आंसू सच्चे लगते हैं और वो उसे शांत करती है। अरे अच्छा, शांत हो जा, चुप हो जा। सॉरी, हम लोगों की ही गलती है। हमें मार्केट में पहले रेट पता कर लेना चाहिए था। चल सॉरी। अब रितु आए दिन लोगों से रिया के पीठ पीछे बुराई किया करती थी। रितु अपनी ही दूसरी ऑफिस की सहयोगी से कहती है, अरे ये रिया भले ही मेरी अच्छी दोस्त हो, लेकिन एक नंबर की कंजूस है ये। कभी कुछ खाने जाओ तो पैसा मुझे ही भरना पड़ता है। तभी वहां रिया आ जाती है। अरे रितु, सॉरी यार, वो कल के खाने के पैसे तुझे देने पड़े, चेक कर ले। अब मैंने तुझे पेटीएम कर दिया है। अच्छा चल, मैं जा रही हूँ। रिजाइन जो दे रही हूँ, बाद में बात करते हैं। रिजाइन? क्यों?
तूने अपनी बेस्ट फ्रेंड यानी मुझे भी नहीं बताया, क्यों? अरे नहीं यार, ऑल सडन प्लान बना। दरअसल ये नया घर का ईएमआई निकालनी काफी मुश्किल हो रही है, तो सोचा घर पर ही कोई बिजनेस कर लूं। अब इतनी थोड़ी सी कमाई में हो नहीं पा रहा है ना। अच्छा अच्छा, क्या बिजनेस करेगी? देख, तू तो जानती है कि यहाँ मुझे सिर्फ 15,000 मिलता है, लेकिन घर में बच्चों का प्ले स्कूल खोलूंगी तो पूरे 4,000 एक बच्चे से मिलेगा। 10 भी आ गए बच्चे तो पूरे 40,000 की कमाई, वो भी घर पर रहकर। है ना अच्छा आइडिया? रितु कोरिया की बात से जलन होती है। वो कहती है, अरे फिर 10 क्या 50 बच्चे का ही सोचना। अरे कहाँ यार, घर में इतनी जगह कहाँ। सुन ना, एक काम करते हैं, हम मिलजुल कर किराए का मकान लेकर उसे सजाते हैं। फिर ज्यादा कमरे होंगे तो ज्यादा बच्चे आ सकेंगे ना। हाँ, लेकिन मैं एक बार नरेंद्र से पूछ लेती हूँ। रिया नरेंद्र को सारी बात बताती है। देख लो रिया, मुझे तुम्हारी इस सहेली में जरा सा भी विश्वास नहीं है। अरे नहीं नहीं, वो ऐसी नहीं है। मिलकर काम करेंगे, जो पैसे आएंगे आधे आधे बांट लेंगे। इसमें बुरा क्या है, काम भी अच्छा होगा। फिर क्या था, दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं। पूरा कमरा बच्चों के हिसाब से सजा दिया जाता है। टीवी, फ्रिज, बेड और न जाने क्या क्या। तेरे और मेरे मिलाकर 2 लाख का खर्च हो गया। अरे कोई बात नहीं, पैसे कमाने के लिए इन्वेस्टमेंट तो करनी पड़ती है। अब इतनी बड़ी रकम है, अच्छा है कि दोनों ने मिलकर कर ली, वरना एक के बस की तो बात नहीं है। हाँ, लेकिन अब मैं ना एक बात बोलना चाहती हूँ। देखो, पिछले 2 महीनों से जब से ये काम चल रहा है, सारी मेहनत मेरी ही है। मैं ही सारा दिन यहाँ का काम देखती हूँ। तो अब मैं तुम्हारे साथ ये काम नहीं करूंगी। अकेले मैं ये स्कूल चलाऊंगी। अरे ऐसे मत बोलो रितु, मैंने नौकरी भी छोड़ दी। थोड़ी बहुत सेविंग्स थी, वो भी मैंने स्कूल को बनाने में लगा दी। अब यार, तुम तो आलसी भी हो। मुझे नहीं लगता तुम ये काम कर पाओगी। रितु, नरेंद्र ठीक बोलते थे, तुम भरोसे के लायक नहीं हो। ये मेरी गलती है कि मैंने तुम पर विश्वास किया। अच्छा जी, तो गलती की ना। मैं तुमको तुम्हारे पैसे धीरे धीरे करके दे दूंगी। अच्छा होगा कि अब तुम यहां से निकल जाओ। बेचारी रिया सर झुकाकर घर वापस आ जाती है। नरेंद्र, वही हुआ जिसका डर था। रितु ने मुझे पार्टनरशिप से हटा दिया। मैं ये बात जानता था रिया, लेकिन मैंने तुम्हें इसलिए फोर्स नहीं किया क्योंकि जब तक तुम खुद धोखा नहीं खाती तुम्हें अकल नहीं आती। हाँ, लेकिन अब वही जो पहले सोचा था। और फिर क्या, रिया घर से ही बच्चों को संभालने का काम शुरू कर देती है।